नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है अविश्वास। यह शब्द आप भी पिछले कई दिनों से सुन रहे होंगे। वैसे सियासत में किसी को भी किसी पर विश्वास नहीं होता है, तो ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा को लग रहा है कि सरकार बहुमत खो चुकी है, लेकिन बीजेपी पलटवार करते हुए कहती है कि कांग्रेस हाईकमान विश्वास खो चुका है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा को नसीहत भी दे रही है कि पहले अपने अविश्वास प्रस्ताव को निपटाइए। अब कल से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में अब अविश्वास की गूंज राजधानी चंडीगढ़ में पूरी तरह सुनाई देगी और बाकायदा इसके लिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने विधायकों के साथ रणनीति बना भी ली है। आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि, लेकिन अविश्वास से लेकर विश्वास तक की एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। देखिए हुड्डा साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। आप कल को चर्चा करेंगे। आपने कहा उस समय ये हुआ था कि कल इसके ऊपर चर्चा होगी। हरियाणा सरकार के खिलाफ हुड्डा ने छेड़ा अविश्वास अभियान। तो ग्रुप 23 नेताओं की बगावत के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। Our submission is to the honorable speaker. It is we are not submitting anything to the government. हुड्डा पहले निपटाएं अपना अविश्वास। सियासत का अविश्वास संकट। हरियाणा में 5 मार्च से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। जहां राज्य का बजट आएगा, वहीं इस बजट सत्र के दौरान पूरी तरह से बवाल के आसार हैं। विपक्ष जहां किसानों के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोलेगा, साथ ही सरकारी नौकरियों, कानून व्यवस्था और खेल नीति समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल दागेगा, तो वहीं कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है कि सरकार के ही विधायक और सहयोगी जेजेपी पार्टी के विधायक सरकार के साथ नहीं खड़े। इस बार का भाषण होगा, फिर अबुचरी होंगी। अबुचरी के बाद जो है, जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम उनको अपना अविश्वास प्रस्ताव रख देंगे। अविश्वास प्रस्ताव जो है उसके 2 मकसद है कि सरकार के खिलाफ खुल के चर्चा हो, हर मुद्दे पे चर्चा होगी, लोगों को पता लगेगा असलियत क्या है। हालांकि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देती रहती है और दावा करती है कि सदन में भी वो जवाब देने को तैयार हैं। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दावे को हवाई बताते हुए बहुमत में होने का दावा भी कर रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने तो हुड्डा को नसीहत देते हुए कहा कि वे हमारी पार्टी के खिलाफ बाद में अविश्वास प्रस्ताव लाएं, पहले सोनिया गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएं। पहले जो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ दे रखा है, मुझे लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के खिलाफ जो उन्होंने दे रखा है, नेतृत्व के खिलाफ दे रखा है, पहले उसका फैसला करें और फिर हमारे खिलाफ लेके आए। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सरकार खतरे में नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुमत का आंकड़ा है। जहां जेजेपी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है, वहीं निर्दलीय विधायक भी अभी से कोई पत्ते नहीं खोल रहे हैं और सरकार के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। अब बजट सत्र के दौरान देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के बहुमत में कितना दम है, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकमान पर विश्वास कम है। खैर, अब चाहे जो भी हो, लेकिन इस बार का बजट सत्र धमाकेदार होने की संभावना है। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो कल से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। साथ ही साथ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है कांग्रेस सरकार के खिलाफ। लेकिन इसमें कितना दम है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। आपको बता दें, अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। रंजीता मेहता, प्रवक्ता बीजेपी, अमरदीप बराड़, प्रवक्ता कांग्रेस, बलवंत तक्षक, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। रावदान सिंह जुड़ गए, कांग्रेस के विधायक हैं। सबसे पहले उनसे चर्चा करूंगा, क्योंकि उन्हें निकलना है। उनसे 1-2-3 सवाल ले लेता हूं और फिर मैं अपने मेहमानों से चर्चा करूंगा। रावदान सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे। सर, कल अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं आप लोग, लेकिन कांग्रेस में बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में खुद विश्वास नहीं है। ये तो हुड्डा साहब तो G23 के नेताओं में शामिल हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस में संपूर्ण विश्वास है और इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह का एक माहौल बना हुआ है, किसान आंदोलन चला हुआ है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, महंगाई सिर पे चढ़ करके बोल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सर से ऊपर चले गए है। एक समय था जब हरियाणा नंबर 1 के नाम से जाना जाता था,
आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं से भी हालात को देख करके बहुत सारे विधायक जो इनके समर्थन में आए थे उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। यहाँ तक कि कुछ विधायकों को इन्होंने पद देने का प्रयास किया था, उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र देके भी ये कह दिया है कि हमें सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है और हम इसके खिलाफ जो है ना अपने अविश्वास प्रस्ताव पर आपके खिलाफ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर आपको कैसे लग रहा है कि सरकार बहुमत में नहीं है? क्योंकि जेजेपी खुलकर कह रही है कि हम उनके साथ हैं, कम से कम 4 से 5 निर्दलीय विधायक उनके साथ खड़े हुए हैं। देखिए जेजेपी कह रही है कि हम उनके साथ हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि जब ये मुद्दे सामने आ रहे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, सदन के पटल के ऊपर कौन सा विधायक किस बात के लिए उनका समर्थन करता है, कम से कम जनता इस बात को अवगत करा ले अपने आप को कि कौन आदमी जिसको तुमने जनप्रतिनिधि चुन के भेजा है वो सरकार के साथ, तुम्हारे इरादों के साथ में है या तुम्हारे हित और अहित के साथ में है। इसी बात को लेकर के ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। लेकिन रावदान सिंह जी यही तो बात है ना, फिर G23 के जो नेता हैं फिर आप भी अपने यहाँ ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं क्या कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ? देखिए ऐसा नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। कोई कांग्रेस हाईकमान एक है, कोई व्यक्ति इस बात का विरोध नहीं कर रहा है, किसी बात की नहीं। ये तो भाजपा के लोग प्रोपगंडा करते हैं क्योंकि इनके पास कार्य करने के लिए कुछ नहीं है। जम्मू में क्या हुआ आपको पता है? परिस्थितियों को संभालने का कुछ नहीं है। जम्मू में क्या हुआ आपको पता है सर? वही लीडर्स थे और वही कह रहे कि पार्टी के अंदर किस तरह ये सब बातें कहने वाली हैं। कुछ नहीं ऐसा। कांग्रेस एक है, कांग्रेस में अपनी एकता और ताकत है, इसलिए मैं नहीं समझता किसी तरह की कोई बात है। ये तो भाजपा का कराया हुआ प्रोपगंडा है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। रावदान सिंह जी बस एक छोटा सा सवाल और लूंगा और उसके बाद रंजीता मेहता जी का भी एक विचार समझाइए, क्योंकि आपकी पुरानी साथी है, कांग्रेस से रही है और वो बीजेपी में शामिल हो गई है। वो आप पर क्या कह रही है? रंजीता जी रिएक्शन देना चाहेंगे आप रावदान सिंह जी की बात पर? रिएक्शन तो यही है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है G23 के बाद जहां पर गुलाम नबी आजाद जी के पुतले फूके गए, जहां पर सबको भगवा पगड़ियां पहनाई गई, तो किस कारण जो लोग उस महफिल में शामिल थे उनके पुतले उनकी जो है स्टेट्स में नहीं फूके गए? आज क्या कारण है कि आज G23 में जाने के बाद पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस के प्रति जो घृणा का माहौल है, क्यों लोग उनको छोड़ कर जा रहे हैं, क्यों इस पार्टी से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं इसके ऊपर सोचना होगा कांग्रेस को। और आज मात्र कोई छोड़ करके नहीं जा रहा कांग्रेस। अरे रंजीता मेहता जी छोड़ रहे हैं आपको सर, उभर के वापस आ रही है। रावदान सिंह जी रंजीता मेहता देखिए इनके आगे अभी कुछ दिन पहले लिखते थे हम प्रवक्ता कांग्रेस, लेकिन रंजीता मेहता के आगे अब लिख रहे हैं हम प्रवक्ता बीजेपी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आज डिबेट इस चलो चीज ये पे इनका है, व्यक्तिगत विचार हो सकता है। कि आज कांग्रेस जो दूसरे आज के खिलाफ मैं समझता हूँ आज कांग्रेस सारी एक है। कांग्रेस देश के लिए, इसके देश के हित के लिए लड़ाई लड़ रही है। ठीक है सर, और हम भी आज चर्चा करेंगे। रावदान सिंह जी से आखिरी सवाल, हरियाणा सर प्रदेश किन और किन किन मुद्दों को उठा रहे हैं विधानसभा में, क्योंकि नौकरियों का विषय है। रावदान सिंह जी आखिरी सवाल, कौन कौन से मुद्दे उठाने जा रहे हैं सर? महंगाई का उठा रहे हैं, महंगाई का उठा रहे हैं, बेरोजगारी का उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था का उठा रहे हैं। और दरअसल सच्चाई की बात यह है कि बहुत सारे 14 विषय हैं हमारे जिनके ऊपर हम अविश्वास भी रखेंगे, एडजॉर्नमेंट मोशन भी रखेंगे, कॉलिंग अटेंशन मोशन भी रखेंगे। अब सरकार कितने मुद्दों के ऊपर जो है ना हमें वो समय बहस करने का अवसर देती है, ये समय बताएगा। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं, जितनों पे बोलो उतना कम है। चलिए सर आप उठाइए मसले और हम ये मसले दिखाते रहेंगे कि क्या विपक्ष ला रही है और सरकार क्या जवाब देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रंजीता जी अपनी बात कहिए अब। भाजपा की सरकार जो काम कर रही है, जिस तरीके से बिना पर्ची खर्ची के यहाँ पर नौकरियां लग रही हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा था उस पर रोक लगाकर आज विकास की पटरी पर हरियाणा को भाजपा की सरकार लगाई है। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैम फिर भी आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है ना। आप देखिए आज क्या हालत हो गई आपकी। कभी आप पूर्ण बहुमत में होते थे, अब बैसाखी पर सरकार चल रही है और विश्वास है नहीं। करेंगे कि लोगों को अपने वालों पे ही विश्वास नहीं है। क्या वाकई ये विश्वास करते हैं कि कांग्रेस साथ जिंदा है? पहले एक विश्वास पत्र लाकर ये तो साबित कर लें कि कांग्रेस वाले जिंदा है कि मर चुके हैं। इनके अपने ही पार्टी के जो विधायकों का इलेक्शन लड़ते हैं वो ये कहते हैं कि किसानों को शराब पिलाओ अगर अपने आप को जिंदा रखना है, हम मर चुके हैं। ये मैं नहीं कहती, कि इनकी ही पार्टी के विधायक जो है बड़ी बड़ी सभाओं को ऑर्गेनाइज करके वहां पर मंच पे बोलते हैं। आज जिस तरीके से G23 के अंदर
सभी जिन नेताओं ने भागीदारी ली उसके अंदर हरियाणा के हुड्डा साहब भी थे। आज जिस तरीके से पुतले गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस स्वयं फूंक रही है, तो क्या उनके पुतले भी फूकेगी? ठीक है अमरदीप बराड़ जी, आपका रिएक्शन इस पर, क्योंकि हमारे साथ बलवंत तक्षक वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए, फिर उनको भी चर्चा में शामिल करूंगा। जयप्रकाश जी, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है सरकार के खिलाफ प्रस्ताव खो चुकी, और विधानसभा में हमारे लोकतंत्र में विपक्ष के पास ये अधिकार होता है, चाहे कोई बजट सेशन हो चाहे कोई भी सेशन हो, ये प्रस्ताव ला सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो गठबंधन की पार्टी है जेजेपी, उनके जो 10 विधायक हैं उनमें से कई विधायक तो जनता के साथ हैं और कई उनके खिलाफ हैं। तो इनसे जो विधायक हैं, जो सारे विधायक हैं, उनका चेहरा भी साफ हो जाएगा। जो वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, उनकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी अविश्वास प्रस्ताव से। इसीलिए बीजेपी वाले डर रहे हैं, यही डर है बीजेपी वालों को और जेजेपी वालों को कि उनकी सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। लेकिन वो तो आपको ही आईना दिखा रहे हैं ना बराड़ साहब, कि आपके G23 नेता आपके हाईकमान को में विश्वास नहीं रखते ना, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनमें है। देखिए जयप्रकाश जी, हमारे सभी नेताओं का हाईकमान में विश्वास है, और अभी हम जनता की बात कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में बीजेपी प्लस जेजेपी की सरकार है। हम जनता की बात करें, हमारी कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है, वो हो जाएगा। लेकिन अभी जनता की, विधानसभा में तो जनता की बात होनी है ना जी, उससे कांग्रेस पार्टी के नेताओं का क्या लेना देना है? उस बात का क्या लेना देना है इससे? तंज तो कस रही है ना फिर बीजेपी तभी तो आपको आईना दिखा रही है ना। हमारी बीजेपी सरकार, बीजेपी तभी तो आपको आईना दिखा रही है ना। बीजेपी अपना आईना देखे जी। अनिल विज जी और मुख्यमंत्री जी एक डीजीपी को लगाने के लिए उनमें जो हो रहा है उसका जवाब भी दें। रंजीता मेहता जी, मेरी बड़ी बहन रंजीता मेहता जी, उसका भी जवाब दें। किस बात का जवाब चाहिए? मैं दोबारा रिपीट करो। वो पूछ रहे हैं अनिल जो आपके मुख्यमंत्री जी और अनिल रंजीता जी, वो सीएम और गृह मंत्री के टकराव पर आप पर सवाल उठा रहे हैं। रंजीता जी, आप पर उस पर भी जवाब दीजिए, क्योंकि वो हमारे प्रदेश में उनकी सरकार है। एक्सटेंशन दे दी गई। अगर किसी प्रक्रिया में कोई चूक थी तो उसको उठा लिया गया, सुधार लिया गया। हम आपकी तरह तो है नहीं। चलिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। बलवंत तक्षक वरिष्ठ पत्रकार है, उनको भी मैं चर्चा में जोड़ लेता हूँ। आऊंगा फिर रिएक्शन लूंगा, रंजीता जी लूंगा। बलवंत तक्षक जी, क्या लग रहा है? सरकार कह रही है कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। ये लूट के खा गए हमारे प्रदेश की जनता को बीजेपी प्लस जेजेपी वाले। रुक जाइए बलवंत जी, क्या आपको लग रहा है धरातल पर ऐसा लग रहा है? क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से सरकार कमजोर नहीं लग रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, ये हुड्डा साहब भी जानते हैं। लेकिन लंबे समय से वो ये बात कह रहे थे कि जब भी विधानसभा का सत्र शुरू होगा वो पहले ही दिन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। ये कांग्रेस का अधिकार भी है। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव से जानती है कि सरकार गिरेगी नहीं सरकार, क्योंकि बहुमत सरकार के पास पूरा है। 40 विधायक भाजपा के हैं, 10 जेजेपी के विधायक हैं, 4-5 निर्दलीय विधायकों का भी उनको समर्थन हासिल है। ऐसे में सरकार नहीं गिरती। हुड्डा साहब की कोशिश ये है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए वे राज्य की जनता को ये दिखाएं, विधानसभा के बाहर जो विधायक किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं वो विधानसभा के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर उसके खिलाफ खड़े होंगे। यानी कि जेजेपी के और आजाद विधायक जो लोग किसान आंदोलन का समर्थन करते रहे हैं वो अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के समर्थन में खड़े होंगे। और हुड्डा साहब विधानसभा के बाहर लोगों को यही कहेंगे कि देखिए, बाहर जो लोग किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं वो विधानसभा के भीतर कट्टर सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वो ये चाहते हैं कि ये बता दें। नहीं बलवंत जी, मान लीजिए कांग्रेस एक सियासी माहौल तैयार कर रही है इसके अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। हालांकि मुद्दे बहुत हैं सरकार को घेरने के लिए, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस एक माहौल तैयार कर रही है। लेकिन बीजेपी भी तो सही आईना दिखा रही है ना उनके अविश्वास प्रस्ताव से पहले, जैसे G23 नेताओं का ये, और उसमें हुड्डा साहब भी थे। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बलवंत जी। जी देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में हमेशा से जब से ये पार्टी बनी है, पार्टी आला कमान 2 गुट बना के रखता है। एक गुट हुड्डा साहब का है, एक शैलजा मैडम का है। इससे पहले जो अशोक तंवर साहब प्रेसिडेंट थे उनका गुट था और हुड्डा साहब का गुट था। और अब हम पीछे जाएं तो भजन लाल जी और बंसी लाल जी का गुट था।
फिर बाद में भजन लाल जी हुड्डा साहब का गुट था। कांग्रेस किसी एक नेता को कभी भी इतनी पावर नहीं देती कि वो सारी पार्टी अपने कब्जे में कर ले। यानी कि अगर एक ही नेता के पास किसी स्टेट में पूरी पावर होगी तो हाईकमान का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हाईकमान जानबूझ के पार्टी में स्टेट में 2 गुट बना के रखती है ताकि कभी एक गुट बगावत भी करे तो दूसरा गुट तो कम से कम कांग्रेस के साथ रहे। और अब हुड्डा साहब चाहते हैं कि उनको फ्री कमान मिले। विधानसभा चुनाव से पहले अगर हुड्डा साहब को पार्टी की कमान नहीं मिली होती, अशोक तंवर साहब ही अध्यक्ष रहते, शैलजा मैडम अध्यक्ष नहीं बनती, तो उस सूरत में कांग्रेस को 31 सीटें नहीं मिलती। भाजपा ने नारा दिया था 75+ और लोगों को लग भी रहा था कि भाजपा इस बार भारी बहुमत से जीतेगी। लेकिन आपको ध्यान होगा कि चुनाव से थोड़े समय पहले हुड्डा साहब को जो कमान दी, कैंपेन कमेटी का उनको अध्यक्ष बनाया, सीटों के बंटवारे में उनकी अहम भूमिका रही और कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा 31 सीटें आई। अगर कांग्रेस को ये भरोसा होता विधानसभा चुनाव से पहले कि हम 31 सीटें जीत सकते हैं तो शायद वो और जोर लगाते और सीटें बढ़ सकती थी। ठीक है, मैं लौटूंगा इस पर। रंजीता मेहता जी, एक बड़ा सवाल है मैम। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पर जो अगर हम बात भी करें, बलवंत अक्षक भी जानते हैं कि वो चंडीगढ़ में हैं तो वो बेहतर तरीके से बता भी रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं है सियासी माहौल। लेकिन मैम बहुत सारे मसले जिस पर आप गिरेंगी, महंगाई का मसला है, महंगाई के अलावा आपके पास नौकरियों का है, जिस तरह आपने भर्तियां रद्द की, इसके अलावा किसानों का मसला है जिस पर आप घिरेंगे। आपसे जवाब दिए नहीं बनेगा इन पर। देखिए, सरकार के पास हर चीज का जवाब है। जिस तरीके का पिछला साल कोरोना काल का रहा, जिस तरीके से संभालना चाहिए था सरकार को, उससे बढ़कर सरकार ने संभाला है। उसके बावजूद जीडीपी को नहीं गिरने दिया, उसके बावजूद जो माइनस में थी जीडीपी उसको प्लस में रखा। ये सरकार की उपलब्धियां हैं। आज जहां तक नौकरियों की बात है, सरकार ने अगर भर्तियां रद्द की हैं, उनकी प्रक्रिया में अगर कोई गड़बड़ पाई है इसलिए की है ताकि जिस तरीके से जो शीर्ष नेतृत्व लोगों के जेल में बैठे आज रोटियां सेक रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार को भर्ती रद्द करने वाली सरकार के नाम से जाना जाता था, उस तरीके से ऐसा कोई घोटाला ना हो और कोई भी एक ईमानदार व्यक्ति जिसको नौकरी मिलनी चाहिए वो इससे वंचित ना रहे, इसलिए फूक फूक के कदम रखे जा रहे हैं और एक एक ईमानदार इंसान की रिक्रूटमेंट हो, इसकी तरफ मनोहर लाल खट्टर जी का प्रयास है। और जहां तक बात करते हैं महंगाई की, महंगाई में आप देखेंगे जिस तरीके से कोरोना से हम उभरे, उसके बावजूद हम अभी भी लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम है, जो पड़ोसी राज्यों के देश है जहां पर कांग्रेस की सरकार है या अलायंसेस की सरकारें हैं, वहां पर 90, 92, 93 और 96 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है क्योंकि वहां पे वैट ज्यादा लगाया जाता है। उसके बावजूद जहां पर भाजपा शासित है, अभी भी 85, 86 और 87 रुपए में पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसके बावजूद सरकार कंट्रोल करके चल रही है, उसके बावजूद जो टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, उसकी हमें आमदन ठीक हो रही है, सरकार पटरी पर ला रही है। जो लॉसेस हुए हैं, 1 साल पूरे बिजनेसेस ठप रहे, पूरा 1 साल कोरोना काल के अंदर जितना जो गरीबों को राशन चाहे उसके अलावा उनको जो प्रवासी मजदूर यहाँ पे थे उनको उनके घर पे भेजना हो, चाहे कोरोना काल के अंदर हॉस्पिटलों के अंदर फ्री इलाज और जो लोगों का करना हो, चाहे उनको जो पीपी की किट्स प्रोवाइड करनी हो, चाहे वो अभी इंजेक्शन जो लग रहे हैं कोरोना के फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिस तरीके ने सरकार ने हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया, जिस तरीके ने सरकार ने एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया, बराड़ साहब आपका तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा। देखिए कितनी साफगोई से उन्होंने अच्छी बातें बता दी, महंगाई को कैसे उन्होंने कर दिया। चाहे हम और आम आदमी परेशान है, लेकिन देखिए हाँ बराड़ साहब आपसे रिएक्शन ले रहा हूँ ना, मौका दीजिए ना। हाँ बोलिए ना, मौका दीजिए। हाँ मौका, जिस तरह मैंने मेरी बड़ी बहन की बात सुनी है, चुप, मैं उम्मीद करता हूं वैसे ये मेरी भी सुनेंगी। बोलिए। कोरोना काल में बीजेपी प्लस जेजेपी ठगबंधन ने 9 से ज्यादा घोटाले किए हैं। पीपी किट्टों, जो कोरोना काल में जो हमारे प्रदेश की जनता का जो पैसा लूटकर इन्होंने घर भरे, इनको पता नहीं है। तब तो ये हमारी पार्टी में ही थी, तब तो ये कांग्रेस में ही थी ना, इनको सारा पता है। इनको पता नहीं है। अभी मैं जिस पिछली डिबेट में बैठा था, मेरे साथ जो अध्यापक बैठे थे टीजीटी वाले जो हटाए, वो जहां पर फुट कर रो कर गए हैं, जो इनको पता नहीं है कितनी भर्तियां रद्द की हैं। होमगार्ड में इन्होंने घोटाला किया है। आप पेट्रोल की बात करते हैं, नेपाल हमारे से पेट्रोल लेता था, पेट्रोल डीजल, वहां पर हमारे से सस्ता पेट्रोल डीजल है। आज आसमान छू रहे हैं। रसोई गैस की कीमतें कितनी हो गई हैं, दालों की कीमतें कितनी हैं। आप तो एक महिला हैं, आप तो रसोई में भी काम करती हैं, आपको पता नहीं है चीनी कितने रुपए किलो है, दाल कितने रुपए किलो है, आटा कितने रुपए किलो है। आपको ये बातें आपको अपने जमीर से पूछकर आप ये सच्चाई बताइए कि कांग्रेस के समय में जो चीज 5 की थी वो आज 20 की नहीं है।
है, वो ये झूठ बोलने से जनता टीवी बिल्कुल देख रही है, अमन, वो घर में बिल्कुल मैं पेट्रोल आपके भी साथ यूज सहमत करती है, हूँ। डीजल भी यूज करती है, चीनी भी यूज करती है, दाल भी यूज करती है, सिलेंडर भी यूज करती है। आपने एक महीने में 125 रुपए सिलेंडर बढ़ाया, 50 रुपए, 25 रुपए, 15 रुपए, 10 पैसे। आप झूठ बोलकर जनता को आप बहला नहीं सकते। आप खुद एक महिला है, आपको पता है रसोई का क्या हाल है। आज रसोई में गैस नहीं जला सकते मध्य वर्ग का परिवार, उनको चूल्हों में नहीं, बराड़ साहब मैं उसी मसले पर आता हूँ, क्योंकि मैं डिबेट के आखिरी पड़ाव पर। बराड़ साहब रुकिए, रंजीता जी, बराड़ साहब, बराड़ जी, अमरदीप बराड़ जी, आपको पता है जब G23 के मसले पर हमने बात की, मैं रंजीता जी रुकिए ना, G23 के मसले पर हमने बात की बराड़ जी, आपको पता है आपके विधायक ने यह तक कह दिया था, इतना अविश्वास है आपकी कांग्रेस के अंदर, वो आपको जानते ही नहीं कि आप प्रवक्ता हैं। आपको लाइव शो के दौरान कहा गया, अमरदीप बराड़ जी, आप क्या फिर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? आपको खराब नहीं लगा ये? जयप्रकाश जी बात सुनिए। वो मैं मानता हूं इस बात को, आप जो कह रहे हैं, लेकिन हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, अविश्वास है ना कांग्रेस के अंदर, बोलने का अधिकार है। माफ कीजिएगा बराड़ साहब, एक प्रवक्ता को अगर कोई विधायक कहकर चला जाए कि मैं आपको जानता ही नहीं हूं, ये अमरदीप बराड़ कौन से प्रवक्ता है, तो सर अविश्वास तो है। सर आपको दुख नहीं हुआ, मुझे दुख हुआ। सर आपको दुख नहीं हुआ, मुझे दुख हुआ। नहीं आपको, और मैं सोचता हूं तो मुझे बहुत खराब लगता है। आप बड़े भाई हैं, आपको दुख हुआ, कोई बात नहीं। मैं मेरी संवेदना है इस मसले पर बराड़ साहब। जवाब तो ले लीजिए। हाँ, जवाब दे दीजिए जल्दी से। जवाब तो ले लीजिए। हाँ, देखिए जयप्रकाश जी, हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, हमारी पार्टी में सभी को बोलने का अधिकार है, हर कोई अपना पक्ष रख सकता है। चलिए सर, सबके सामने उजागर ना हो आपका लोकतंत्र, हम तो चाहते हैं कि इस तरह का लोकतंत्र ना हो कि आपको लाइव शो में ऐसा कोई कहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा। रंजीता जी आपका भी, बराड़ जी आपका भी, और बलवंत तक्षक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हमें बताया कि वाकई में सरकार पर कोई खतरा नहीं है। सरकार पर तो कोई खतरा नहीं है आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन सियासी माहौल जरूरी है, क्योंकि कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। पल पल की खबर आपको मिलती रहेगी। रणभूमि आज के लिए बस इतना, कल फिर हाजिर हो एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।